नमस्कार। बीपीएससी के द्वारा जो थर्ड फेज की परीक्षा ली जा रही है उसके लिए हम टेस्ट सीरीज बना रहे हैं क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 9 और 10 के लिए प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज नंबर 8 को देखेंगे, जिसमें मेनली हम जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। जीएस का क्वेश्चन मतलब कि 31 से लेकर 70 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। दो संख्याएं 5 और 5:7 के अनुपात में यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना हमें। तो देखिए 5/7 है एक संख्या का रेशियो और पहला संख्या दे रखा है 20 इक्वल टू मतलब 20 हो गया। 20 बटा कोई दूसरा संख्या है x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 5 चौका 20, 7 चौका 28 निकल जाएगी। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। 32वां क्वेश्चन है, a किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और b उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में कितना ए को लगने वाला है? तो देखिए आपने ये देखा ए 20 दिन में पूरा करता है और बी 25 दिन में टाइम लेता है, ये समय लेता है। तो टाइम कितना लग जाएगा? तो इनकी क्षमता कितनी होगी ना, कैपेबिलिटी क्षमता कितनी हो जाएगी? क्षमता निकालते कहते हैं एक 1:20:1:25 करके निकालते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 100 कीजिए ऊपर दोनों 100, तो 5:4 का मतलब 5 गुना 5 और 4 के रेशियो में इन दोनों की क्षमता होगी। तो कार्य कितना होगा? टोटल कार्य मान लीजिए 1 से निकालते हैं हम, 20/25 100। कार्य मतलब 1 का इंटू कर दीजिए, क्षमता इंटू समय ले रहा है, वो कार्य हो जाएगा 100। मतलब एक तरह 100 का ही कार्य है, टोटल मिला के 100 ही कार्य है। 100 के बराबर कार्य के इक्विवेलेंट मैथमेटिकली उसको हम 100 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कार्य है ना। तो अब देखिए अब बोल रखा है कि बी जो है ना दोनों मिलके 5 दिन काम करते हैं और ए को पूरा बाद में काम करना है। तो देखिए क्षमता क्या है दोनों का? 5 + 4 हो जाएगा। जब दोनों काम कर रहे हैं तो कार्य कितना होता है? क्षमता इंटू समय। तो क्षमता 5 + 4 और दोनों एक साथ काम कितने दिन कर रहे हैं? 5 दिन। प्लस ए बाद में काम कर रहा है, ए की क्षमता कितनी है? 5, और वो मान लीजिए x दिन काम कर रहा है तो x लिख दीजिए यहाँ पर। और टोटल कार्य ये दोनों मिला के कि साथ में मिलके काम किए फिर अकेले काम किए, दोनों मिला के कितना 100 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 11 दिन। 11, तो मतलब ए अकेला 11 दिन काम करेगा बाद में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पे जब मशीनों की संख्या अलग हो जाए ना तो हमें एक मशीन के हिसाब से देखना चाहिए, है ना। एक मशीन के हिसाब से मतलब कि एक सिलाई मशीन का सेलिंग प्राइस मतलब कितना में बेच रहा है वो कितना हो जाएगा? 63,000/6, जो कि हो जाता है 10500 पैसा रुपया, है ना। और कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? क्योंकि ये बेचा कितने में है? 5% के लाभ में। 5% के लाभ में बेचा है तो इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 10500 इंटू 100/105, है ना। ये इसका मतलब कि एक सिलाई मशीन का खरीदने का दाम हो जाएगा जो कि 10,000 आ जाता है। और देखिए अब 8 सिलाई मशीन का हमें निकालना है कि 8% के लाभ पे बेचने पे कितना, 15% के लाभ पे बेचने पे 8 सिलाई मशीन को बेचना है तो कितना रुपया वो बेच रहा है। लेकिन मतलब बेचने के लिए क्या 10,000 उसको खरीदने में लगा है टोटल एक के लिए, तो 8 को खरीदने में कितना लगेगा? उसको 8 इंटू कर देंगे, इतना 8 खरीदने में उसको लगा। बेचना 15% के लाभ में मतलब कि इंटू 115/100, है ना।
मतलब इतना में बेचना है, लाभ में देखना है तो ये हो जाता है 100 + 15 हो जाएगा ये, मतलब 115 मतलब 100 + 15 बटा 100, तो ये आ जाता है आपको 92,000। मतलब उस वो बेचेगा 92,000 रुपये में, है ना, 8 मशीन को, तो 20 का आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कॉट थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा आपको पता होना चाहिए, उससे पहले कॉट थीटा में ये बेस भी आता है ना, बेस बटा हाइट। तो इसको पहले निकाल लेते हैं, √17² - 8²। तो आपको पता होना चाहिए 17² 289 होता है और ये 64 होता है, तो ये आ जाएगा √225, तो ये आ जाएगा आपका 15। तो इस ये हो गया 15, और कॉट थीटा निकालना है तो 10/10 होता है, मतलब QR कॉट थीटा QR बटा PQ होगा। QR हमने 15 निकाल दिया और 8 ये हो गया। तो देख लीजिए 15/8 है कि क्या है आंसर। हाँ, 15/8 में ही आंसर है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर और परिमाप 46 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देख लीजिए, उसका परिमाप दे रखा है, मतलब ये है L है और ये B है, तो इस और ये 17 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, तो मतलब 2 × L + B कितना दिया है आपको 46, मतलब L + B कितना दिया है 23, और ऐसे ही L² + B² कितना हो जाएगा 17²। 17² अभी हमने देखा है दूसरे क्वेश्चन में 289 आता है, तो हम देख सकते हैं L - B यहाँ से निकल सकता है, और ऐसे में क्या पूछा है देख सकते हैं, हमें पूछा है क्षेत्रफल, तो L × B निकालना है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए सीधा, है ना, इसको स्क्वायर कीजिएगा, तो L² इसको स्क्वायर करने से क्या आएगा L² + B² + 2LB = 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर आपको पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए कैसे निकलेगा, आपसे इंटू कर दीजिए, 529 होता है। तो देखिए L² + B² 289 यहाँ पुट कर दीजिए, तो LB की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इस इक्वेशन से, जो कि आ जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर C हो जाएगा, 35 का आंसर C। 36वां क्वेश्चन है, यदि दो बिंदु ये और ये है कि बीच की दूरी 6 यूनिट है तब A का मान ज्ञात करें। तो हमें पता है दो बिंदु के बीच में दूरी कैसे निकालते हैं, मतलब एक का कोऑर्डिनेट A, -3 है और दूसरा है 3, A, तो इसको इसके या इसको मान सकते हैं, मतलब पहले आप लिख दीजिए 3 - A का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे A -3 लिखेंगे, है ना, -3 करने से ये +3 हो जाएगा, ऐसे भी लिख दीजिए या उल्टा लिख दीजिए, A -3 कीजिए या -3 - A कीजिए उसका होल स्क्वायर, तो बात बराबर है, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से आप देख सकते हो क्योंकि माइनस कॉमन लीजिएगा उल्टा लिखने में तो भी स्क्वायर करने से बाहर +1 ही आएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को किससे ऐसे लिख दीजिए, मतलब इसको मान लीजिए बाहर आगे का और ये रेफरेंस है, तो 3 - A और ये माइनस सब 3 ये हो जाएगा, तो इसको इक्वल टू क्या दे रखा है 6 दे रखा है ना, तो स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने से हो जाएगा आपका A² + 9 - 6A प्लस A² + 9 + 6A इक्वल टू आ जाएगा 36। तो ये देखिए 6 से कट जाएगा, है ना, तो 2A² हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 36 - 18 18 हो जाता है, तो A² = 9 आ जाएगा, तो A = 3 आ जाएगा, +-3 आएगा, पर हमें A +-3 होगा क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है ना, ये कोऑर्डिनेट के बारे में है, ये डिस्टेंस नहीं है कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट +-3 हो सकता है, यहाँ पे +-3 भी, यहाँ पे +-3 कुछ भी हो सकता है, तो ये आंसर होगा, इसका +-3 दोनों लेना पड़ेगा आपको। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों वाली,
तो देख सकते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन से 7 से विभाज्य है। आप 100 को डिवाइड कीजिए 7 से, 7 3 7 1 3 0, तो 7 चौका 28, 2 बचा यहाँ पे है ना। 2 मतलब 105 कर दीजिएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना। यहाँ पे 105 होता तो कुछ नहीं बचता, यहाँ पे सीधा 5 हो जाता। 15 7 105 होता है ना। फिर प्लस 7 कीजिए 112, ऐसे ही करते करते जाइए तो लास्ट नंबर जो डिवाइड होगा 994 हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट आपको पता नहीं है तो सीधा 1000 को डिवाइड कीजिए 7 से, तो रात क्या होगा लास्ट में ना ये बचेगा 4 रिमाइंडर बच जाएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। तो इसलिए इसको 6 माइनस कर दिए तो मतलब 994 डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है, आप देख लीजिए पहला नंबर क्या है। हमें TN जो निकालते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या यहाँ निकालना, कितने हैं, कितने मतलब n निकालना है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू पुट का TN क्या हो जाएगा 994। 105 स्टार्टिंग नंबर प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है d 7 के बराबर है, दोनों सब में 7 का डिफरेंस है। तो इसको सॉल्व करने से n आपका आ जाएगा 128। इसका आंसर हो जाएगा C। 38वां क्वेश्चन है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। 38वां क्वेश्चन है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र क्या था। तो नालंदा बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। और नालंदा महाविहार वहाँ पे बहुत बड़ा फेमस था ना, वो जिसको कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। विक्रमशिला ये सब बाद में आया था। विक्रमशिला को किसने बनवाया था, धर्मपाल ने बनाया था। धर्मपाल ने, पाल डायनेस्टी का था धर्मपाल, उसने बनाया था। कुमारगुप्त जो नालंदा यूनिवर्सिटी को गुप्त डायनेस्टी का बनाया था, वो गुप्ता डायनेस्टी का था। और विक्रमशिला को बनाया था बिहार शरीफ में जो, और इसको बनाया था विक्रमशिला को धर्मपाल ने बनाया था। और इसको बनाया था उदंतपुरी को, जो कहाँ पर है, बिहार शरीफ में है। इसको गोपाल ने बनाया था। कुमारगुप्त, गोपाल, धर्मपाल, ये सब याद रखिएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 39वां क्वेश्चन है, बिहार में पटना की बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सदानंद सरस्वती ने कब की थी। तो ये किया था 4 मार्च 1928 को किया था किसान सभा की वो। 40वां क्वेश्चन है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था। तो ये किया गया था मीर जाफर के द्वारा, बिहार के सोरे का एकाधिकार। और बिहार में नोनिया जाति थे, बहुत ही फेमस थे सोरे का काम करने के लिए। इकतालीसवां क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। तो वो है आपका सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन। पुनपुन नदी है ना, पलामू से निकलती है, बिहार के ही पलामू से निकलती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मली नदी जो बिहार में आती है वो बिहार से नहीं निकलती है। पुनपुन उन चुनिंदा नदी में से है जो पलामू से निकलती। पलामू भी एक तो बिहार में नहीं है पर बोल सकते हैं। और ये फतुहा, गंगा में फतुहा पटना के आसपास वहां जाके मिल जाती है। तो ये दक्षिण की नदियां। 42वां क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में कौन अंतरिक्ष केंद्र में सबसे अधिक दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने। तो ये थे अल नियादी, यूएई के हैं। वो पहले अरब यात्री भी थे। तैतालीसवां क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है। तो ये एंजेला मर्केल चांसलर थी, पहले
जर्मनी की, उनको शांति पुरस्कार दिया गया। 44वां क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 19वां संस्करण में भारत 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर था? एक तरह से बोलिए एशियाई खेल में कितने स्थान पर था? तो 19वां संस्करण हुआ था इस बार, तो इस बार हम चौथे स्थान पर थे। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो ये फ्यूजियामा, नाम से लग रहा है जापानी नाम ना, तो बस। 46वां क्वेश्चन है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्गीय गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलॉइड बोलते हैं, मतलब दोनों तरह का गुण है, तो इसीलिए वो बीच का गुण आ गया, मेटल और नॉन मेटल के बीच का। तो निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? तो ये जर्मेनियम है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सबको एक तरह से मान सकते हैं मेटलॉइड है ये, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकर्णित होता है। तो सही बात है, कम प्रकर्णित होता है, इसीलिए हमें यही दिख रहा है, मतलब वो है वहां पे, प्रकर्णित नहीं हुआ है, वो वहां पे है, इसीलिए हमें वो दिख रहा है। 48वां क्वेश्चन, एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह क्या होता है? एसिटिक एसिड में तो देखिए सी डबल ओ एच होता है, सी डबल ओ एच, और इसको इस तरह से लिखते हैं, ओ एच होता है अल्कोहल में होता है। 49वां क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होते हैं? तो आपका परमाणु की सबसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ? परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो होते हैं ना, उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। तो अधिकतर वो कितना 8। 50वां क्वेश्चन है, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेता है, इसीलिए केरोसिन में डाला जाता है। तो किसके साथ? बाहर में कौन है मेन? ऑक्सीजन, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए मेन, तो ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया कर लेता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसीलिए हम इसको सोडियम कहाँ रखते हैं? केरोसिन में मिल नहीं रखते हैं। 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट जो है ना, ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। 52वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? तो ऑल इंडिया सर्विस कहाँ पर? आर्टिकल 312 में। और ये पहली, मतलब कि कोई नया ऑल इंडिया सर्विस लाना है तो क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा में 2/3 से उसको पास करा देना चाहिए, होता है। और आज में ऑल इंडिया सर्विस के IAS, IPS, IFS, ये सभी ऑल इंडिया सर्विस है। 53वां क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं कि कोई अयोग्य हो गया है, नहीं हो गया है, किसी को हटाना है, इलेक्शन नहीं लड़ने देना है। 54वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो वो था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था और चौरी चौरा कांड के साथ खत्म हुआ था। 55वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो वो शुरू किया गया था ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, मतलब जो कोयला निकलता था, कोई खदान से कुछ निकल गया या सामान को इधर से उधर ले जाना, इसलिए मेनली रेलवे को लाते, पैसेंजर या लोगों की सुविधा के लिए नहीं लाते। 56वां क्वेश्चन है, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो वो किया गया था राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, देश साप्ताहिक पत्रिका थी ये, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा शुरू किया गया था। 57वां क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को, जो साउथ इंडिया में कोयम्बटूर है, उसे मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का, तमिलनाडु में ये। और उत्तर भारत का किसे कहा जाता है मैनचेस्टर? उत्तर भारत का ये कानपुर को कहा जाता है। और नॉर्मली बोलते कि मैनचेस्टर किसको कहते हैं भारत का? तो अहमदाबाद है, सूरत मिल फेमस ही है उधर में, पता ही है।
58वां क्वेश्चन है, किस प्रपात को महात्मा गांधी जल प्रपात के नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही फेमस है। ये जो प्रपात है इसको महात्मा गांधी जल प्रपात भी बोलते हैं, और इसको गरसोप्पा जलप्रपात भी बोला जाता है इसी को ही। ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक, जहाँ पे अभी कांग्रेस की सरकार है। शरावती रिवर पर, शरावती नदी पर है। 59वां क्वेश्चन, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? नील दर्पण कब लिखा गया था? जब पहली स्वतंत्रता संग्राम हुई थी 1857 में, उसके तुरंत बाद लिखा गया था ये दीनबंधु जी के द्वारा, नील दर्पण। और इसका अंग्रेजी अनुवाद ये मधुसूदन दत्त जी के द्वारा किया गया था। 60वां क्वेश्चन है, फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने भारत में किया? तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। फारसी त्योहार जो नवरोज है बहुत फेमस, उन लोगों का बहुत मेन त्योहार है ये, तो बलबन के द्वारा किया गया था, जो कि इसमें है नहीं आंसर, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के काल में, 1861 में स्थापना किया गया था, 1861 में। 62वां क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो मात्र इसे एक बार, 42वां संशोधन, 42वां जब हुआ था 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं, उसी वक्त उद्देशिका को थोड़ा संशोधन किया गया था, और उद्देशिका को संशोधन किया गया था 1976 में पहली बार और आखिरी बार। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो देखिए, तुर्कमेनिस्तान की मिलती है, उज्बेकिस्तान की मिलती है, ताजिकिस्तान की मिलती है, पाकिस्तान की मिलती है ना, चीन की मिलती है, ईरान की मिलती है, रूस की नहीं मिलती है। 64वां क्वेश्चन, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? यह था, तो यह है जगदीशपुर। बिहार में जगदीशपुर, जो वहाँ के कुंवर सिंह फेमस थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, तो वही जगह है जगदीशपुर, अररिया का। 65वां क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। 66वां क्वेश्चन है, 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। 67वां क्वेश्चन है, छोटे मांसाहारी और द्वितीय उपभोक्ता डैश स्तर पर पाए जाते हैं? तो तीसरे पे पाए जाते हैं, है ना। पहले पे तो जो बना रहे हैं ना, जो खाना बना रहे हैं ना, पेड़ पौधे। दूसरे पे वो खाना खाने वाले शाकाहारी लोग, मांसाहारी नहीं, शाकाहारी लोग, जैसे बकरी हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, ये लोग। और तीसरे पे आ जाते हैं मांसाहारी लोग, या सेकेंडरी कंज्यूमर उसको बोलेंगे, कि प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी लोग होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 68 क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर उनमें इनमें से कौन सा एक अभिनिष्ट गुण मौजूद होता है? वे सभी मूलतः जैविक होते हैं। 69वां क्वेश्चन है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो है, हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाले सौर ऊर्जा से लगभग 10% अवशोषित करना। ये गलत है। ये हम 1% जो सौर ऊर्जा पड़ती है पत्तों पे, उसका मात्र 1% ही मतलब शरीर में जाता है, पेड़ पौधों के शरीर में, एक तरह से समझिए। देखिए, प्रत्येक पोषीय स्तर पर पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय होता है, बिल्कुल सही है, क्षय हमेशा होता है। तो इसका आंसर ऐसे बी हो जाएगा। और देख लीजिए,
70वां और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों के कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? तो वो है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये देखिए कीटों से बचाने के लिए होता है ना। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 8 का 70 क्वेश्चन, 31 से लेकर 70 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही हमारे और भी वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।